दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। प्रधानमंत्री का सिवान दौरा, बिहार को मिले 9,519 रुपए करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। सिवान पटना, 20 जून 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सिवान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने 9,519 रुपए करोड़ से अधिक की 22 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं आवास, बिजली, रेल, स्वच्छता और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करेंगी। प्रमुख परियोजनाएं और घोषणाएं। नई वैशाली देवरिया रेल लाइन, लगभग 400 रुपए करोड़ की लागत वाली इस नई रेल लाइन की आधारशिला रखी गई है, जिससे उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क तेज और सुगम होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस, पटलिपुत्र गोरखपुर बिहार को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, जिसे सिवान से हरी झंडी दिखाई गई। मारहौरा रेल इंजन फैक्ट्री से निर्यात, मोदी ने पहली बार इस संयंत्र से बने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए रवाना किया। यह प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया विजन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आवास योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMA) के तहत हजारों ग्रामीण और शहरी परिवारों को नए घर देने की घोषणा। बिजली और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण और सोलर बेस्ड BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बिहार अब पिछड़ेपन की नहीं, प्रगति और परिवर्तन की पहचान बना रहा है। सिवान की धरती से आज जो परियोजनाएं शुरू हुई हैं, वे न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी बेहतर बनाएंगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने बिहार को उपेक्षित रखा, लेकिन अब NDA सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। यह दौरा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। सिवान, सारण और गोपालगंज जैसे जिलों में PM की मौजूदगी और विकासपरक घोषणाएं NDA के लिए चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मोदी के सिवान दौरे से पहले कांग्रेस का वार, 65% आरक्षण से NDA पीछे हटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे से ठीक पहले कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और NDA पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि NDA सरकार अब इस प्रस्ताव से हाथ खींच चुकी है और यह बिहार के पिछड़े वर्गों के साथ धोखा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री बिहार में हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने आए हैं, लेकिन वे यह नहीं बता रहे कि सामाजिक न्याय से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल 65% आरक्षण कहां अटका है। क्या यह सिर्फ चुनावी स्टंट था? उन्होंने यह भी जोड़ा कि जातिगत जनगणना के बाद जब स्पष्ट हुआ कि पिछड़े वर्गों की संख्या 60% से अधिक है, तो सरकार ने 65% आरक्षण की बात कही, लेकिन अब चुप्पी क्यों? 2023 में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के बाद सामाजिक न्याय की बहस तेज हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण का प्रस्ताव पास कराया था, जिसमें OBC, SC, सेंट और EBC वर्गों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने की बात थी। हालांकि यह प्रस्ताव संविधान की 50% सीमा से अधिक है और इसके लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। कांग्रेस ने NDA पर सिर्फ दिखावटी समर्थन का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो संसद में इसे विधायी रूप दिया गया और न ही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने इस पर कोई ठोस आश्वासन दिया। जब चुनाव आता है तब आरक्षण और जातीय गणना की बात करते हैं। चुनाव खत्म होते ही मुद्दा गायब। यह राजनीति नहीं, धोखा है। प्रेमचंद मिश्रा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, ने बयान में कहा, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी पिछड़े वर्गों को उनका हक नहीं दिया। आज जब मोदी सरकार असली विकास कर रही है, तो उन्हें तकलीफ हो रही है। कांग्रेस का यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के सिवान, सारण और आसपास के क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। यह इलाका सामाजिक न्याय की राजनीति का गढ़ माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की धुरी बन सकता है और कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक रणनीति अपना रही है। प्रधानमंत्री का विकास दौरा और कांग्रेस का सामाजिक न्याय का पलटवार दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बिहार की राजनीति एक बार फिर विकास बनाम आरक्षण के द्वंद्व की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल RLM का विवाद। राष्ट्रीय लोक जनता दल RLM के महासचिव राहुल कुमार के सनसनीखेज बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। राहुल कुमार ने दावा किया है कि पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को धमकी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेताओं ने दी है।
पटना में मीडिया से बात करते हुए राहुल कुमार ने कहा, यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। उपेंद्र कुशवाहा को जो धमकी मिली वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की नहीं बल्कि कुछ स्थानीय राजनीतिक ताकतों की थी और इनके तार आरजेडी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धमकी देने का मकसद कुशवाहा को चुप कराना और आरएलएम की बढ़ती पकड़ को रोकना है। पहले यह खबर सामने आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से धमकी मिली है, जिसे लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अब राहुल कुमार के बयान के बाद बिहार पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और राजनीतिक कोण को भी खंगाला जा रहा है। पटना पुलिस के अनुसार कुशवाहा को भेजे गए धमकी संदेशों की डिजिटल ट्रेसिंग शुरू की जा चुकी है। आरजेडी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने इसे बचकाना और ध्यान भटकाने वाला आरोप बताया है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कुशवाहा की पार्टी का जनाधार सिमट रहा है। यह सब पब्लिसिटी के हथकंडे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में बिहार की राजनीति में फिर से सक्रिय हुए हैं और भाजपा से करीबी दिखा रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ वे लगातार तीखा रुख अपना रहे हैं। इसी कारण उनके बयान और घटनाएं राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही हैं। इस विवाद ने बिहार में सुरक्षा बनाम साजिश की नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर पुलिस जांच की सच्चाई का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर यह साफ है कि बिहार की राजनीति में धमकी और डर की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। उपेंद्र कुशवाहा को मिली धमकी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है और क्या आरजेडी इस पर कोई कानूनी या राजनीतिक प्रतिक्रिया देती है। लालू यादव ने भरी हुंकार, अब की बार तेजस्वी, बहुत हुआ नीतीश, आरजेडी में चुनावी तैयारी तेज। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की धमाकेदार एंट्री हुई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख ने आज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए सक्रिय कर दिया। बैठक में लालू ने नारा दिया, 5 से 25, बहुत हुआ नीतीश। अब बिहार को नया नेतृत्व चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। लालू ने अपने पुराने तेवर में कहा, नीतीश कुमार और आरएसएस ने मिलकर बिहार को पीछे धकेल दिया है। आज जरूरत है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की ताकत को एकजुट करने की। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमारा लक्ष्य है आरएसएस को बिहार से हटाना और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना। यह बैठक पटना में आरजेडी कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चुनावी रणनीति, सामाजिक न्याय अभियान और युवाओं को जोड़ने की मुहिम पर चर्चा हुई। लालू ने तेजस्वी को बिहार के भविष्य की आवाज बताते हुए उन्हें सक्रिय रूप से प्रचार अभियान की अगुवाई करने को कहा। बैठक के बाद यह साफ हो गया कि आरजेडी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, आरजेडी इस बार अकेला शेर नहीं बल्कि जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरेगा। लालू जी की वापसी और तेजस्वी की ऊर्जा दोनों मिलकर एनडीए को चुनौती देंगे। लालू यादव का यह आक्रामक रुख और नीतीश आरएसएस पर सीधा वार यह दिखाता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ध्रुवीकरण, सामाजिक न्याय और नेतृत्व का सवाल केंद्रीय मुद्दा बनने वाला है। विश्लेषकों का मानना है कि जहां एक और एनडीए मोदी नीतीश के सहारे विकास की बात कर रही है, वहीं आरजेडी परिवर्तन और समानता की भावना को भुनाने की कोशिश में है। लालू यादव की सक्रियता और तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर पेश करना इस चुनावी मौसम में आरजेडी के संगठित और एकजुट होकर लड़ने की रणनीति का संकेत है। बिहार की राजनीति अब 2 ध्रुवों में साफ बंटती दिखाई दे रही है, एक और विकास और स्थायित्व, दूसरी ओर सामाजिक न्याय और बदलाव। मधुबनी में गूंजी मिथिला राज्य की मांग, महापंचायत में आंदोलन को तेज करने का आह्वान। मिथिला राज्य आंदोलन के तहत 11 फरवरी से जारी जन जागरण अभियान के क्रम में मधुबनी में एक महत्वपूर्ण महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और स्थानीय संगठनों ने भाग लिया। इस पंचायत में एक बार फिर अलग मिथिला राज्य की मांग को जोरदार तरीके से उठाया गया। महापंचायत में कई वक्ताओं ने मिथिला क्षेत्र की भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक उपेक्षा को रेखांकित करते हुए कहा, मिथिला क्षेत्र को लंबे समय से विकास से वंचित रखा गया है। प्रशासनिक अनदेखी, बेरोजगारी और पलायन इसका प्रमाण है। हम एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत तरीके से अलग राज्य की मांग करते रहेंगे। डॉक्टर आर.के. झा, आंदोलनकारी नेता। मिथिला कोई केवल भावनात्मक अवधारणा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई है, जो शासन और विकास की दृष्टि से अलग पहचान की हकदार है। प्रो विभूति मिश्र, शिक्षाविद। 11 फरवरी 2025 को दरभंगा से आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
अब तक मधुबनी, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय और समस्तीपुर में जनसभाएं की जा चुकी हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन इसे गैर राजनीतिक और जनाधारित पहल बता रहे हैं। मुख्य मांग, मिथिला को एक अलग प्रशासनिक राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें कोसी, सीमांचल और दरभंगा मधुबनी क्षेत्र शामिल हों। हालांकि अब तक किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने इस आंदोलन का खुला समर्थन नहीं किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई विधायक और पार्षदों ने सहमति जताई है कि मिथिला की उपेक्षा अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मिथिला राज्य आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने लगा है। यह आंदोलन महज भावनात्मक नहीं, बल्कि प्रशासनिक और विकासात्मक मांग के आधार पर आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इसे संगठित और संवैधानिक फ्रेम में ढाला गया, तो यह आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक निर्णायक विमर्श बन सकता है। मधुबनी की महापंचायत ने मिथिला आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी है। मांगे अब मंचों से उठकर दस्तावेजों और प्रस्तावों की शक्ल ले रही हैं। सवाल अब यह है कि राज्य और केंद्र सरकार इसे सुनने को कितनी तैयार है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।